हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का अधिका मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक और नई वीडियो के साथ, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ के डिटेल्ड टॉपिक्स। हमारा मेन पर्पस जो है वो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना। राइट। देखने में आता है कि क्वेश्चंस जब हम एग्ज़ाम्स में बैठते हैं तो क्वेश्चंस में हम पजल्ड हो जाते हैं, है ना। आता है, पढ़ा है, सारी चीज़ें क्लियर है, बहुत अच्छे से आता है, बट स्टिल हम पजल्ड हैं, हम फंसे हुए हैं कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके कॉन्सेप्ट्स इतने ज़्यादा क्लियर हों कि आप वहाँ पर पजल्ड ही ना हो, क्योंकि उस पजलनेस के चक्कर में कई बार सही होता हुआ आंसर गलत हो जाता है, यह एक नंबर या जितने एक क्वेश्चन का मार्क। तो कॉन्सेप्ट्स अगर हमारे क्लियर हैं, पॉइंट टू पॉइंट हैं, तो हमारे पजल्ड होने की या हमारे फंसने की जो चांसेस है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो कम हो जाती है। दूसरा, ये जितने भी आपके पास नोट्स हैं, जो भी आपको ऑन स्क्रीन दिखाई देता है, इन सब की हेल्प से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। तो कुल मिला करके आगे जो हमारे होने वाले एग्ज़ाम्स है, चाहे वो D SSS है, चाहे वो KVS का तो हो गया सॉरी, चाहे वो D SSS है, चाहे LT ग्रेड है, चाहे GIC है, चाहे UPTGT PGT है, या स्टेट लेवल पर कोई एग्ज़ाम है, या कोई भी NVS का भी हो सकता है। तो ये जो एग्ज़ाम्स आगे आने वाले समय में हमें देखने को मिलेंगे, हम उसके लिए आज ही से अभी से तैयारी क्यों नहीं शुरू कर दें। बहुत सारों ने तो कर रखी है। प्रिपरेशन एक दिन, 2 दिन, 1 महीने में नहीं होती है ना। अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए समय लगता है। आप देखो ना, किसी भी चीज़ को जब आप बनाते हो, जब आप उसको शेप देते हो, तो उससे शेप करने में टाइम लगता है। सिमिलरली अगर आप अपने करियर को शेप देना चाहते हो तो उसमें टाइम तो लगेगा, है ना। अब अगर कोई ये कहे कि सर हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम टाइम नहीं दे पाते हैं, ये है वो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अल्टीमेटली टाइम तो देना पड़ेगा। तो उसका यही एक रीज़न है कि हमने अपनी जो कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं वो बिल्कुल स्टार्ट कर दी पहले से। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, बिजनेस स्टडीज़ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और जहाँ तक जहाँ तक अगर मतलब डेट्स नहीं आई हैं, तो वरना तो बहुत आराम से जो है सिलेबस आपका चलेगा, है ना। और अगर डेट भी आ गई तो भी आपका सिलेबस होगा। तो कुल मिलाकर के कहानी ये है कि आराम से एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए चलेंगे, अपने आप को प्रिपेयर करते हुए चलेंगे, जिससे हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ द एग्ज़ाम फेस ना करनी पड़े। और जब एग्ज़ाम आए तो ये ना कहना पड़े कि यार एग्ज़ाम आ गए, अभी तो डेट भी जो है प्रिपरेशन भी नहीं हुई है, सिलेबस रह रहा है, ये रह रहा है, वो रह रहा है, कैसे करें। तो पहले से अपनी प्रिपरेशन को क्या करके चलना है, स्ट्रॉन्ग करके चलना है, ताकि आपको आपके एग्ज़ाम टाइम में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। पहली बात तो ये खत्म हुई। दूसरी बात, अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम फेस होती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, एक तो ये है। वरना तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी मेरे को भेज सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन में जो डिस्क्रिप्शन है, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें लिंक दिया हुआ है। बाकी आप जो है हमारे जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, टेलीग्राम हो गया, राइट, लिंक्डइन पर भी हैं हम लोग, और इंस्टाग्राम हो गया, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अदर इन्फॉर्मेशंस के लिए, है ना। तो ये एक चीज़ है। तो कुल मिला कर के कहानी ये है कि अपनी तैयारी को कर दो शुरू, अच्छे से लग जाओ बिल्कुल, और बिल्कुल भी परेशान मत हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेहनत करोगे तो उसका बेनिफिट तो 101% मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो चलिए, अभी हमारा जो रिसेंट में टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बिजनेस सर्विसेज। लास्ट हमने जो डिस्कस किया था वो बैंक्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं ई बैंकिंग। मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक्स इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपके लिए उन्हें कंसोल करने के तरह से, क्या कह सकते हैं उसको, उनको याद रखना, है ना। उनको याद रखना आपके लिए क्या हो जाए, ईजी हो जाए। आप उसके ईजीली नोट्स बना सको, आप उस पर रिसर्च कर सको, उसमें और नई चीज़ों को ढूंढ सको, राइट। तो आप अपना एक फुल फ्लैग कॉन्सेप्ट उसके बेसिस, जैसे ई बैंकिंग आया आज, तो ई बैंकिंग के नोट्स आप बना लो, राइट। भाई अगले दिन तक का ही टाइम मिलेगा,
जब तक अगले दिन की वीडियो नहीं आएगी। तो आप उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, देखो क्या चीज़ें होती है, कैसे काम करता है, कौन सा फंक्शन कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, राइट, क्या क्या मैंने बताया है आपको सर्च करने के लिए, आपको देखने के लिए। तो वो हर एक चीज़ आपके लिए ज़रूरी है कि आप उन सब चीज़ों को एनालाइज करते हुए डिटेल्ड में अपने कॉन्सेप्ट्स प्रिपेयर करते हुए चलो, जिससे आपको हेल्प मिले आपके एग्ज़ाम टाइम में, है ना। तो प्रिपरेशन अच्छे से करोगे तो अच्छे से सब कुछ हो जाएगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं ई बैंकिंग का कॉन्सेप्ट। ई बैंकिंग होता क्या है? एक होता है बैंकिंग। बैंकिंग का मतलब क्या है कि आप बैंक में जाइए, आपको पैसा जमा करना है, पैसा जमा कर लीजिए, आपको पैसा निकालना है, पैसा निकाल लीजिए, आपको एडवांस के फॉर्म में चाहिए, आपको एडवांस के फॉर्म में मिल जाएगा, आपको अपना पासवर्ड आपने अपना नेम चेंज कराना है, चेंज करा लीजिए, आपने अपना आधार कार्ड लगवाना है, बैंक आप जो चाहे बैंक में एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आपको ड्राफ्ट बनवाना है, आप बैंक में चले जाइए, आपको चेक बुक लेनी है, आप बैंक चले जाइए। कितना सारा कुछ काम हम बैंक ब्रांचेस में करते हैं। अगर आपने बैंक ब्रांच विजिट की होगी तो वहाँ पर कितनी भीड़ होती है। अगर इन सब सर्विसेज का यूज़ अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर लें तो हमारा जो ब्रांचेस का प्रेशर है वो कम हो जाएगा। जैसे क्या हो कि अगर हम ऑनलाइन पेमेंट करने लग जाएं, आप घर बैठे बैठे यूपीआई का इस्तेमाल करो, पैसे ट्रांसफ़र, आपको किसी से पैसे चाहिए, पैसे ट्रांसफ़र, है ना, रिसीव्ड। आपको अपना पिन चेंज करना है, आप मोबाइल की एप्लीकेशन में गए, अकाउंट ओपन कर, आपने फटाफट से पिन चेंज कर दिया। आपने आरटीजीएस एनईएफटी करनी है, आप फटाफट से अपनी इंटरनेट बैंकिंग पर गए, आपने लॉगिन पासवर्ड यूज़र आईडी डाला, यूज़र आईडी और पासवर्ड आपने सेलेक्ट किया और पेमेंट मार दिया, है ना। आपने प्रीमियम फिल करना था, आपने प्रीमियम फिल कर दिया, आपने विड्रॉल करना था, आपने ट्रांसफ़र कर, जो बिलिंग थी वो आपने कर दी। कितना आसान हो जाता है हमारी लाइफ। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को ई बैंकिंग कहते हैं। ठीक है, चलो समझते हैं, है ना। तो ई बैंकिंग क्या है, मैं पहले इसको पिक्चराइजेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये सेलर है और ये बायर है। सेलर ने गुड्स और सर्विसेज बायर को बेच दी। अब बायर क्या करेगा? इसको पेमेंट करेगा। अब इसके दो तरीके हैं पेमेंट करने के भाई। क्या क्या हैं, कौन कौन से तरीके हैं? या तो ये कैश के मोड में करेगा या ऑनलाइन। भाई कैश के फॉर्मेट में तो हमें पता ही है ना, कैश के फॉर्म में तो हमें पता ही है। अब डिजिटल के फॉर्म में हमें करना है, तो डिजिटल के फॉर्म में कैसे होगा भाई? दो तरीके हैं, या तो आप प्लास्टिक कार्ड का यूज़ करो जो हमारे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होता है, या आप ई बैंकिंग का यूज़ करो, है ना। ई बैंकिंग में क्या होता है? आप पीओएस कर सकते हो। पीओएस का मतलब कार्ड बेस्ड ही होता है ना, कार्ड मशीन जैसे स्वाइप कर लेते हैं। यूपीआई कर सकते हो, एईपीएस कर सकते हो, माइक्रो एटीएम का यूज़ कर सकते हो, भीम एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो, मोबाइल वॉलेट्स जो पेटीएम में होते हैं या और फ़ोन पे वगैरह में भी होते हैं। प्रीपेड कार्ड्स जो होते हैं आप उनका, जैसे क्रेडिट कार्ड है ना, उनका पेमेंट उनसे कर सकते हो, राइट। क्लियर है? तो ये क्या है हमारे, ये ऑनलाइन सिस्टम है, इसी को कहा जाता है ई बैंकिंग। जब हम किसी भी ट्रांजैक्शन को, किसी भी काम को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करते हैं, है ना, फिजिकल फॉर्म में ना करके इलेक्ट्रॉनिक मोड में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। क्लियर हो गई ये वाली बात। और इसके लिए या तो इलेक्ट्रॉनिक या टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क का यूज़ किया जाता है, राइट। देखो समझो, ई बैंकिंग क्या है? ई बैंकिंग एक ऐसा शब्द है, इतना बड़ा, मतलब बहुत व्यापक है। ब्लैंकेट मतलब बहुत व्यापक टर्म है, जो एक प्रोसेस को इंडिकेट करती है। कैसा प्रोसेस है? जिसमें कोई भी पर्सनल या कमर्शियल बैंकिंग ट्रांजैक्शन का यूज़ किया जाता है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक या टेली कम्युनिकेशन के द्वारा, है ना। व्यक्तिगत या वाणिज्यिक बैंकिंग लेन देन किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक या दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से। ठीक है, क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर हमें मिलती हैं? आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप अपना अकाउंट स्टेटस घर बैठे ट्रैक कर सकते हो कहीं भी। आपको अगर डिबेंचर्स इन्वेस्टमेंट करना है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, आपने एफडी अकाउंट ओपन करना है, आपने आरडी अकाउंट ओपन करना है, या आपको शेयर्स किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है ना, या आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, वट एवर यू वॉन्ट, वेर एवर यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट, आप घर बैठे ईजीली
कर सकते हो। आपको ईएमआई पे करनी है, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, है ना। आप अपना इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर सकते हो, आप अपनी बिल पेमेंट्स कर सकते हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, है ना, हाउस म्यूनसिपल चार्जेस, राइट, और प्रीपेड एक्सपेंसेस, या जो आपके फ़ोन बिल्स होते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप फिक्स डिपॉजिट्स घर पे कर सकते हो, या आपकी कोई फिक्स डिपॉजिट ओपन है तो आप उसमें मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, है ना। बैंकिंग सर्विसेज एट एनी प्लेस, लाइक आपको अपना पिन चेंज करना है, राइट, आपको नाम में कोई करेक्शन करना है, आपको अपनी यूज़र आईडी चेंज करनी है, या आपको पासवर्ड चेंज करना है ना, या आपको अपना अकाउंट का केवाईसी कराना है, राइट, या आपको अपना आधार लिंक कराना है, या आपको पैन कार्ड लिंक कराना है ना, या आपको क्या कह सकते हैं, आपको अपनी बैंक स्टेटस चेक करना है, राइट, पासबुक की लास्ट ट्रांजेक्शन्स देखनी है ना। कुछ भी, देयर आर मल्टीपल थिंग्स वट एवर यू डू इन द बैंक, राइट, फॉर्मली, दैट ऑल द थिंग्स you do at your own place, right, without visiting the बैंक। बैंक को बिना विजिट किए हुए आप वो सारी चीज़ें जो बैंक में जा करके करते हो, वो सारी चीज़ें आप कहाँ कर सकते हो, घर पे कर सकते हो। उसके लिए बैंक एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करता है, राइट, और कुछ बैंक्स की अपनी अब कुछ क्या ज़्यादातर सभी बैंक्स की अपनी एप्लीकेशन हैं जहाँ पे आप इजीली किसी भी एक्टिविटी को कन्वे कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से करते हैं। लेकिन जब हम इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं तो दो चीज़ें आती हैं। एक तो इसका एडवांटेज हमें पता ही है, देखो बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो इजीली एक्सेस हो जाता है, कन्वीनियंट है, सिक्योर है, राइट, और क्या बोलते हैं उसको 24 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 365 डेज, है ना, 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन, यानी मैंने पूरी साल, है ना, आप इसको एक्सेस कर सकते हो, राइट, कभी भी किसी भी टाइम किसी भी प्लेस पर कर सकते हो, पूरी तरह से सिक्योर है। दूसरा इंस्टेंट है। तीसरा आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको बैंक में जाने का टाइम बच जाएगा, राइट। ऐसी बैंक को बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे देखो अभी हम लोग यूपीआई का यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं, राइट, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का यूज़ करते हैं, कार्ड्स का यूज़ करते हैं, यूपीआईज़ का यूज़ करते हैं। उसके बाद भी जब हम बैंक विज़िट करते हैं कभी, तो कितना बर्डन बैंक के पास होता है, कितने सारे कस्टमर्स बैंक में विज़िट कर रहे होते हैं। तो बैंक का कहीं ना कहीं लोड क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया है, राइट। और बैंक का लोड कम हो गया तो बैंकों को अब कम ब्रांचेस की रिक्वायरमेंट रही है, राइट, ईजिली वो एक्सेस कर पाते हैं, है ना। तो ये सब बैंक के भी लिए भी कुछ एडवांटेज रहे हैं, लेकिन एडवांटेज के साथ साथ ये रिस्क भी लेकर के आया है। क्या? एक तो आइडेंटिटी थेफ्ट, माने आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसकी चोरी की जा सकती है, राइट, और कोई भी पर्सन आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पर वो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, राइट। एक होता है फिशिंग स्कैम। फिशिंग स्कैम में क्या होता है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपकी लॉगिन डिटेल्स को हैक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? लॉगिन, जैसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको एक मेल भेजा, है ना, उन्होंने जैसे आपको एक मेल भेजा, आपने उस पर टैप करा, वो ओपन हो गया, आपका जो सिस्टम है वो हैक हो गया, है ना। या कहीं से कॉल आया कि सर आपका जो डेबिट कार्ड है ना वो ब्लॉक हो गया, या आपकी बैंकिंग फैसिलिटीज़ ना ब्लॉक हो गई हैं, तो उसके लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस को क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। तो सर आपका नाम ये है कि हाँ यही है, सर आपके फादर का नाम ये, हाँ सर आप यहाँ से रहने वाले हैं, हाँ जी हम यहीं के रहने वाले हैं, सर आपने इस वक्त अकाउंट खुलवाया था, हाँ मैंने इसी। तो उसको क्या होगा ना, सामने वाले बंदे को एक रिलायबिलिटी आ जाएगी, यार सारी इन्फॉर्मेशन तो सही बता रहा है, तो बैंक से ही कॉल होगा, है ना। फिर कि सर आप ना अपना जो एटीएम कार्ड है, जो आपका डेबिट कार्ड है, आप उसके ना जो नंबर है वो मुझे बता दीजिए। तो आप जैसे उसको बताओगे तो OTP आ जाएगा। OTP पूछेगा कि सर आपके पास एक OTP आया होगा, तो उस OTP को जैसे ही हम एक्सेस करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को इन फ्रॉड्स के बारे में नहीं पता होता, तो वो बेचारे फंस भी जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि स्कैम्स नहीं होते हैं, स्कैम्स होते हैं, राइट। कभी कभी लापरवाही या जल्दबाजी के चक्कर में भी हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को क्या कहा जाता है, इन सब चीज़ों को स्कैम कहा जाता है, फिशिंग स्कैम। एक होता है मालवेयर। मालवेयर क्या मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं, राइट,
कि आपने जैसे ही उसको एक्सेस करेंगे तुरंत ही आपका सारा का सारा इन्फॉर्मेशन उनके पास क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। अभी रिसेंट में ना मैंने एक मतलब मैं देख रहा था, तो एक बार एक किसी ने बताया था कि देखिए फ्रॉड के तरीके बता रहा हूँ मैं, कि फ्रॉड क्या कैसे कर लेते हैं लोग, तो थोड़ा अवेयर रहने की ना ज़रूरत है। तो दो तीन चीज़ें हैं, वो भी बात मैं अभी बताता हूँ। एक तो अपना जो है डेबिट कार्ड का कभी भी किसी को नंबर शेयर नहीं करना है ना, सीवीवी कभी किसी को शेयर नहीं करना है, आधार कार्ड का नंबर किसी को शेयर नहीं करना है, और ओटीपी तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है। इवन कई बार तो आपके पास बैंक्स के मैसेजेस भी आते हैं, कॉल्स भी आते हैं कि बैंक कभी भी, या टेली कम्युनिकेशन कंपनी जैसे एयरटेल हो गया, वीआई हो गया या जियो हो गया, इनकी तरफ से भी कॉल आते हैं कि भाई जो कंपनी है वो आपसे कभी भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मांगता है। भाई उनके पास ऑलरेडी से उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, राइट, है ना, तो आपकी वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेंगे, है ना। दूसरी बात क्या है कि बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें भी अथॉरिटी नहीं होती कि वो किसी के बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकें, है ना, तो वो केवल वही व्यक्ति कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कहीं भी ओटीपी या कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल आता है तो उसको कभी भी शेयर नहीं करो। यही एकमात्र इसका जो है प्रिकॉशन है जो आप रख सकते हो। और हमेशा एक, अब क्या हो गया ना, हमेशा डुअल ऑथेंटिकेशन करके रखिए, है ना। हर एप्लीकेशन में डुअल ऑथेंटिकेशन, जब आप प्राइवेसी या सिक्योरिटी में जाओगे तो वहाँ पे डुअल ऑथेंटिकेशन का एक होता है, तो मतलब डुअल ऑथेंटिकेशन का एक क्या कह सकते हैं उसको, फोल्डर होता है, राइट। डुअल ऑथेंटिकेशन का एक फोल्डर होता है, तो वहाँ पर आप अपनी डुअल ऑथेंटिकेशन को क्या कर लेते हैं, अप्रूव कर लेते हैं। तो उससे जो आपके साथ मालवेयर प्रैक्टिस होने की या आपके साथ फ्रॉड या स्कैम होने की जो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, राइट। तो ये वाली एक चीज़ है ना। चलिए ठीक है, तो इसके बाद टाइप्स क्या हैं इसके, देखो एक तो इंटरनेट बैंकिंग है। इंटरनेट बैंकिंग तो सबको पता है, ये क्या करता है, ये बहुत सारी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ऑनलाइन ऑपरेट करने की क्या कर देता है, परमिशन दे देता है। आपको क्या करना होता है, आपको बैंक की वेबसाइट पर जाना होता है, वहाँ पर आपको रिटेलर या आपको करंट अकाउंट के कस्टमर के एज अ कस्टमर आपको सेलेक्ट करना होता है। वहाँ पर आप यूज़र आईडी और पासवर्ड डालते हो, और आपको जो भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करनी होती है, जैसे किसी को फंड ट्रांसफ़र करना है, किसी से फंड रिसीव करना है, एनईएफटी करनी है, आरटीजीएस करनी है, राइट, या किसी को नॉर्मली पैसा भेजना है, या आपको अपना स्टेटस चेक करना है जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आ गया, तो वो सारी चीज़ें आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। यही सारी चीज़ें अब मोबाइल बैंक्स ने क्या कर दिया, मोबाइल पर ले आए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एप्लीकेशन बिल्ड कर दिया, राइट। तो जब उन्होंने अपना एप्लीकेशन बिल्ड कर दिया तो अब वो सारी चीज़ें जो आप इंटरनेट के थ्रू करते थे वो अब आप एप्लीकेशन के थ्रू करने लगे, ठीक है ना। तो ये मोबाइल बैंकिंग हो गया। एटीएम आप सबको पता ही है कि आप एटीएम के थ्रू मनी विड्रॉ कर सकते हैं। पहले तो मनी विड्रॉ ही किया जा सकता था, फिर उसके बाद मनी ट्रांसफ़र भी किया जाने लगा, फिर आप अपने आप को अपडेट भी करने लगे, फिर उसके बाद तो आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं। अब आप ज़्यादातर जो एटीएम है वो इसी तरह से प्रिपेयर किए जाने लगे हैं, जहाँ पर आप अपनी विड्रॉ भी कर सकते हैं और अपनी मनी को डिपॉजिट भी कर सकते हैं। ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद आता है ईडीआई। ईडीआई का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखना कि जनरली क्या होता था कि अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन किसी दूसरी ब्रांच पर पहुंचानी है, जैसे मान के चलिए ये दो ब्रांच हैं, ये दो क्या हैं, ब्रांच हैं, एक दिल्ली में है और एक मुंबई में है। ये दिल्ली में है और ये क्या है, ये मुंबई में है ना। तो इनको आपस में अपनी शेयर्स इन्फॉर्मेशन क्या करनी है, शेयर करनी है। तो उसके लिए पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज एक ऐसा मोड है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को ईजीली कहीं पर भी एक साथ शेयर कर सकते हो। तो ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं जिसमें बहुत सारी ब्रांचेज हैं या ऑफिसेज हैं, वो ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं, और बैंक्स के भी बहुत सारे ब्रांचेज और ऑफिसेज होते हैं, तो ये भी इसी तरह का फॉर्मेट यूज़ करते हैं। क्लियर है ये वाली बात। क्रेडिट कार्ड आपको पता ही है, जहाँ पर आपको लिमिट जो आपके बैंक में है उससे ज़्यादा विड्रॉ करने की परमिशन देता है, और उसका जो पेमेंट है उस पर इंटरेस्ट लगाया जाता है, और ये आपको लमसम ये ईएमआई के रूप में पे करना पड़ता है इसका अमाउंट। क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्या होगी वो डिपेंड करता है आपकी क्रेडिट रेटिंग के ऊपर जो आपके अकाउंट ने मेंटेन की हुई है। तो ये क्रेडिट कार्ड है। डेबिट कार्ड क्या है, डेबिट कार्ड जो है वो पीओएस टर्मिनल पर काम करने वाला एक सॉफ्टवेयर, एक मतलब
जो POS टर्मिनल होता है वहाँ पर ये काम करता है बेसिकली, जहाँ से आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो, पैसे निकाल सकते हो ATM के थ्रू, राइट। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जैसे NEFT हो गया, राइट, RTGS हो गया, है ना, और IPS हो गया, इमीडिएट पेमेंट सर्विस हो गया, डायरेक्ट डेबिट हो गया, डायरेक्ट डिपॉजिट हो गया, राइट, वायर ट्रांसफ़र हो गया, और भी बहुत सारी, जहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से पैसा ट्रांसफ़र करते हो। एक आता है पॉइंट ऑफ सेल, ये जो पॉइंट POS है ये यही है, POS जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल। तो ये क्या होता है, ये पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है, ये बेसिकली रियल टाइम और लोकेशन, जो रियल टाइम और लोकेशन है विच अ कंज्यूमर यूज अ प्लास्टिक कार्ड टू पे फॉर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे हैव परचेज्ड और रिसीव्ड। तो जैसे आपने कोई पेमेंट करना है, मान के चलिए, तो आपने वो मशीन सी देख रखी होगी ना, वो छोटी सी मोबाइल फ़ोन के अकॉर्डिंग रहती है, आप उस पर स्वाइप करते हो, है ना, कि जैसे ही कार्ड स्वाइप करते हो उस पर आप पिन डालते हो तो आपका जो मनी है वो डिडक्ट हो जाता है। तो जैसे मनी डिडक्ट होता है वैसे आप रिसीव भी कर सकते हो उसी के थ्रू। तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को POS कहा जाता है, बिक्री का बिंदु, राइट, या पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। तो उसके लिए आपको रियल टाइम पर, रियल लोकेशन पर होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि भाई कार्ड के माध्यम, भाई कार्ड से पेमेंट होगा और कार्ड के लिए आपका होना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें पिन वगैरह भी डलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो है उसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, एंड आई रियली होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, कैसे कौन सी चीज़ कैसे काम करती है, राइट। एक बार NEFT, RTGS, राइट, और जो IPS है, इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफ़र है, उनके बारे में आप एक बार थोड़ा सा स्टडी कर लेना, जो कि आपको क्या करेंगी, हेल्प करेंगे, राइट। तो ये एक चीज़ है। बाकी अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है, क्वेरी आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, वरना मुझे मेल भी कर सकते हो। अच्छा, मेरे एक हेल्प आप लोग करना, जिसको भी RTGS और NEFT, राइट, और IPS, इन तीनों के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कमेंट बॉक्स में डाल दो, ताकि सभी बच्चों को सभी बच्चों को उसके बारे में क्या चल सके, पता चल सके, राइट। तो ये एक तरह से आप होमवर्क मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए। तो इसी तरह से हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं मिलजुल करके एक साथ, ठीक है। तो अपना भी फ़ायदा करते रहिए और बाकी लोगों का भी फ़ायदा करते रहिए। मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, जहाँ हम डिस्कस करेंगे कुछ और नए टॉपिक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद।